मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का राज एकेडमी में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए, लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते रहें। आज हम प्रैक्टिस सेट लिया है आज मैंने CDP का प्रैक्टिस सेट लिया है, CTET जूनियर का। ठीक है ना। तो आज बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पर। जैसे कि मैंने लिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसमें वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या वर्गीकृत करना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अंतर करना। कौन सा? अंतर करना। अंतर करना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कोई नहीं, ले लेते हैं। राजेश अतुलोलो पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। मतलब राजेश को किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह अपने आप पढ़ता है। तो उसके लिए मतलब एक शब्द हमें लिखना है इसमें, ऐसे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, या फिर तथ्य आधारित शिक्षार्थी, या शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, या आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। आंतरिक हो जाएगा, या फिर तथ्य आधारित हो जाएगा, या शिक्षक अभिप्रेरित हो जाएगा, या आकलन आधारित शिक्षार्थी हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर, राइट आंसर होगा, चलिए राइट आंसर होगा हमारा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। क्या? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि पूर्व चलो बड़ा कर लेता हूँ इसको। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं कि उनकी अवहेलना के कारण करते हैं। इसमें से आंसर हमें ढूंढना है कि अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए करते हैं, या कक्षा के साथ संबंध होने के लिए करते हैं, या कक्षा में अव्यवस्था फैलाने के लिए। तो ये गलत हो गया अव्यवस्था वाला, कक्षा के साथ संबंध, ये भी गलत हो गया। अब हमारा दो इसमें से आंसर रह गए, वो हमारे हैं अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करते हैं। तो अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। कैसे? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास से, शिक्षण के साथ शिक्षार्थी के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने के वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकें। ठीक है, तो इसमें से आप बताइए। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? शिक्षण के समय शिक्षार्थी के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। तो यही हमारा आंसर होगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ये राइट आंसर होगा सी। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें से कौन सा सत्य है, बताइए। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ये बताइए, शिक्षक अगर प्रश्न पूछता है तो वो संज्ञानात्मक विकास में बाधक है क्या? या फिर विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं? हमें इसमें सत्य ढूंढना है, हमें ये अपना ढूंढना सत्य। शिक्षार्थी एक निहित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है क्या? बिल्कुल है भाई, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या है हमारा? सार्थक है। तो ये तुम्हारे गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, मैं रेड ले लेता हूँ इसमें। राइट आंसर हो जाएगा खेलना संज्ञान
खेलन, संज्ञान और सामाजिक दक्षता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा इसमें सत्य है? आनुवंशिकता वातावरण की भूमिका वाले किसने कहा? ये वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। अब इसमें हमें ढूंढना कौन सा है, आंसर सही कौन सा है हमारा। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। ये तो वही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। समवयस्कों और पितृक उसमें जीन्स बोलते हैं, आनुवंशिक बोलते हैं इसे, और समवयस्क वातावरण बोलते हैं, जैसे माहौल में का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, योगात्मक नहीं होता है भाई, ये गुणात्मक होता है। समवयस्कों में वातावरण और जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसका जो सापेक्ष योगदान होता है वो क्या होता है, योगात्मक नहीं होता, गुणात्मक होता है यहाँ पे। तो हमारा ये इसमें कौन सा पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, तो ये योगात्मक नहीं होता है, तो हमारा ये शायद सही होगा। और भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे, जैसे कि आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ये गलत है, बिल्कुल होते हैं। तो सहज रुझान वातावरण से संबंध है, जबकि वास्तविक विकास की आनुवंशिकता जरूरी है, ये भी गलत है। हमारा आंसर इसमें सही होगा, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, गुणात्मक होता है। तो ये हमारा गलत है, और गलत ही हमारा सही है, वो सत्य पूछ रहा है तो सत्य है ये। ठीक है, अगला हम चलते हैं 7 नंबर पर। समाजीकरण क्या है, क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर का। समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों से परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो क्या है इसमें? 7वां हमारा होगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। समाज मानदंडों में परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध है, नहीं है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी फॉर डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पीटी शिक्षक, पीटी जो पीटी कराते हैं ना, वो देखे होंगे आपने, जैसे कि जब अपन लोग पढ़ते थे तो एक टीचर होता था, उसे पीटी बोलते हैं, खेल का जो खेल कराता है उसे पीटी बोलते हैं। शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ये सही है, ये क्वेश्चन सही दिया है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिकार अभ्यास करवाना है। शिक्षार्थियों को यह बताना है कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना है, या क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना है। इसमें आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर, जैसे कि शिक्षार्थी को क्षेत्र भ्रमण बात करते हैं, शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना सही तो है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं आगे वाला। शिक्षार्थी को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये तो गलत है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना। तुम्हारा इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। ठीक है ना, शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपना 9 नंबर का क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। मतलब एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वायगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, क्या हो जाएगा हमारा निर्माण हो जाएगा। इसमें तर्क संगत नहीं होगा, आत्मसात भी नहीं होगा। तो इसमें 9 में हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 9 का आंसर हो जाएगा हमारा तर्क संगत नहीं होगा, निर्माण हो जाएगा। निर्माण की बात कर रहा है वायगोत्स्की। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है।
जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने के क्या उसमें किया है, समायोजित किया है, अनुकूलित किया है, अंगीकार किया है, क्या किया इसमें? भाई मुझे बताइए, उसने क्या किया है? अंगीकार किया है, समायोजित किया है, अनुकूलित किया है, समुचित किया है। तो इसमें हमारा 10 का आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बई। समायोजित, उसने समायोजित किया है, मतलब पहले की चीज़ों को देख करके उसने अपनी इस दूसरी चीज़ों के साथ जोड़ा है, उसने समायोजन किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें डॉट डॉट दिया है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। किसको? स्टेनबर्ग ने क्या दिया था? स्टेनबर्ग ने हमारा क्या दिया था? संदर्भ, संदर्भगत दिया था, या अवयवभूत दिया था, या अनुभाविक दिया था, सामाजिक दिया था? स्टेनबर्ग ने हमारा सामाजिक दिया था। तो इसमें सी फॉर हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। एक मिनट, इसमें सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 हो गया, 12 में बात करते हैं। हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? बताइए, हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुकूलित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता पर, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर? हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया था उन्होंने? हार्वर्ड गार्डन ने बताया था का बुद्धि का सिद्धांत उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, उनका प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। बुद्धि को उन्होंने क्या कहा था? बुद्धि को एक तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व माना है, भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों को अस्तित्व माना है। तो इसमें उन्होंने हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं, डी हो जाएगा हमारा आंसर। 13 पे चलते हैं। थ थ फ च ध्वनि क्या है ये? थ फ जब हम देखा होगा आपने कि जब साउंड बजता है वो सारे गा मा पा धा नी सा, तो उसमें क्या निकलती है ध्वनि? थ फ च। तो ये क्या है हमारी? स्वनिम है, स्वनिम। इसका राइट फॉर ए हो जाएगा। ठीक है ना, 14 पर चलते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़वादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन सही है। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का तो गलत हो गया। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो बस हमारा राइट आंसर हो गया सी, वो सॉरी बी, बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालय को क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसमें? विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिक शिक्षार्थी को स्पष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या यह समझने के लिए कि बच्चों के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य अयोग्य हैं? इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? क्योंकि जो शिक्षार्थी होते हैं ना, शिक्षार्थी सीखने के योग्य और या अयोग्य हैं। मतलब क्या हैं? योग्य हैं या अयोग्य हैं। तो हमें इसमें हमारा हो जाएगा डी, आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षार्थी में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवाएगा? मतलब शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवाएगा? बताइए आप। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, सभी शिक्षार्थियों की
सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, या शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के हर संभव उपाय करना, या धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। 16 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थी को सीखने के अनेक, ये हमारा एनसीईआरटी 2005 कहता है कि हमें बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर देना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले पे क्वेश्चन चलते हैं हम। सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है क्या? कौन सा बल देता है इसमें? पहला ए दिया है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या सीखने को किस प्रकार अवलोकित या रिकॉर्ड सुधारा जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन ये कहता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित या रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बात करता है ये। तो सी हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें। 18वां क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? विद्यालय आधारित आकलन हमारा क्या होता है? शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। ये तो गलती है पहला तो। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, ये भी गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय, इसमें दिया है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। बाधा उत्पन्न नहीं, विद्यालय आकलन नहीं, ऐसा नहीं होता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में अधिक शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये तो ठीक है। तो इसमें टी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 18-19 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सीखने की तत्परता। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है, बताइए आप लोग। थॉरनडाइक का तत्परता का नियम। सीखने की तत्परता थॉरनडाइक ने दिया है, पक्का है। लेकिन शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता पर, सीखने के सातत्विक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर, या सीखने के कार्यों की प्रकृति को संतुष्ट करने पर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये सीखने की तत्परता को सातत्विक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ये वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। वो ये नहीं पूछा है कि ये किसने दिया है, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है, तो थॉरनडाइक नहीं लगाना इसमें। हमारा हो जाएगा सीखने के सातत्विक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 20 की बात करते हैं हम। 20 नंबर का क्वेश्चन। एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, गलत। इस तरीके से हम किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई विकलांग है तो उससे ये नहीं कहते हैं लंगड़ा चल तू ये सुना, नहीं। कोई देख नहीं सकता तो उसे अंधा नहीं कह सकते हम। कोई अपाहिज है तो उसे पोलियोग्रस्त नहीं कह सकते। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अनेक अवयस्क साथी बच्चों में मदद ले सकते हैं, ये भी गलत है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, ये भी गलत है। तो हम ये कह सकते हैं शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर सही है, सी। 20 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि उसने दिया है हमें, इसमें दिया डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो सांस्कृतिक कारक,
सेरेब्रल डिसफंक्शन या संवेगात्मक ध्वनि या व्यवहारगत विद्वान, कौन सा होगा इसमें भाई? इसमें बताइए। डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। वो सांस्कृतिक कारक होते हैं हमारे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक समावेशी विद्यालय है। क्या है? एक समावेशी विद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, या शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, या शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, या विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा शिक्षार्थियों की एक समावेशी विद्यालय क्या होता है? समावेशी विद्यालय बताता है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्यापन को व्यवस्थित कर लेते हैं या अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। 24 पे चलते हैं। डॉट 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 के कारण प्रतिभाशालिता होती है। बताइए, डॉट 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 के कारण प्रतिभाशालिता होती है मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, या बी और सी दोनों। 24 का हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, डॉट 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 के कारण प्रतिभाशालिता होती है आनुवंशिक रचना, बिल्कुल होती है। आनुवंशिक हमारे कुछ जीन्स होते हैं, माता पिता के लक्षण होते हैं जिनसे हम प्रतिभाशाली हो सकते हैं। और हमारा वातावरण भी होता है। मनोसामाजिक कारक तो नहीं हो सकते। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी। डी आंसर हो जाएगा हमारा। बी और सी दोनों। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम्य योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, बिल्कुल गलत। सीखने वाले द्वारा व्यक्तित्व कार्य करना, सीखने वाले व्यक्तित्व कार्य करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से, ये भी गलत है। निरंतर गृह कार्य, ये भी गलत है। सीखने वाले द्वारा व्यक्तित्व कार्य करना, या शिक्षार्थी को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य की बात कर रहा है, तो हमारा इसमें ए सही है। शिक्षार्थी को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या कैसे सीखना है। ठीक है ना, तो ये हमारा सही है। 26 की बात करते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग कहलाती है क्या? बताइए 26 का। क्या हमारी डिस्फेरिया का कहलाती है, क्या हमारी डिस्प्रेसिया कहलाती है, या डिस्कैलकुलिया? डिस्कैलकुलिया गणित में आती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता हमारी क्या कहलाती है? हमारी डिस्प्रैक्सिया। क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया। 20 का राइट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है अधिगम निर्योग्यता समुचित, ऑप्शन नंबर ए है, समुचित निवेश के लिए सुधार योग्य नहीं होती है। ये तो गलत है। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के लिए
सुधार योग्य नहीं होती है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति ही की होनी हानि करे। तो ये भी गलत है हमारा डी, और पहला भी गलत है। एक चर अवस्था है, चर अवस्था नहीं है, तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक स्थिर अवस्था है। कैसी है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एक स्थिर अवस्था है। कैसी है? स्थिर अवस्था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित में से समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं? तो प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं हमारे, बताइए। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, या संभावित युक्तियों को खोजना। कौन सा हो जाएगा हमारा? प्रक्रिया में डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, ये समस्या की पहचान करना, या समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, या संभावित युक्तियों को खोजना, या परिणामों की आशा करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपना परिणामों की आशा करना। क्या हो जाएगा? परिणामों की आशा करना, परिणामों की आशा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन पर। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये हमारा राइट गलत आंसर हो गया। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को यह भयंकर भूल के लिए रूप में, ये भी गलत, भयंकर बात कर रहा है, ठीक है ना। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। बिल्कुल गलत, गलती कर रहा है फिर भी सफलता के माप के रूप में लेंगे, गलत। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं हों तो उन्हें ठीक करना चाहिए, मतलब जब संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। मतलब राइट आंसर हमारा डी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं, शायद देख नहीं रहा होगा। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है। वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? शायद वह, ऑप्शन देख लीजिए अब, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, गलत। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ये भी गलत। निरीक्षक शिक्षकों को ड्यूटी पर है, वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है, वह संभव बहुत कठोर है, ऐसा नहीं है। और शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये सीरीज कैसे लगी? मैंने इसमें 30 क्वेश्चन कराए हैं और जूनियर के कराए हैं, सीटेट लेवल के हैं जूनियर के, और नेक्स्ट दिन में लेके आऊँगा, नेक्स्ट डे लेके आऊँगा अपना आपके लिए CDP अगला टॉपिक, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं आपसे ये एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।